सबको गुड मॉर्निंग। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। आज संसाधन के संबंध में हम कुछ बिंदुओं को क्लियर करने के लिए आपके बीच में उपलब्ध हैं और क्लियर ये करना है कि कुछ बातें जो संसाधन में लिखी गई हैं, एक तो उनका क्लियरेंस अभी आपको नहीं हो पाया है, जिसके लिए आज की क्लास को स्पेशल क्लास के तौर पर लगाया गया है, और दूसरा एक मेंस की अच्छी क्वेश्चन जो हर लगभग एक आध बार जरूर अंतराल करके मेंस के प्रश्न का हिस्सा बनता है, वो है आपका सतत विकास, धारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और इस तरह से हम लोग आज जो पीपीटी मैं दिखा दे रहा हूं आपको, ये सामान्य तौर पर एक ऐसी पिक्चरात्मक पीपीटी है जिसमें सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य को निर्धारित किया गया है। दूसरा सतत विकास लक्ष्य जिस पर मैं बात कर रहा हूं उसको निर्धारित किया गया है, और तीसरे पर कुछ क्वेश्चन या कुछ प्रश्नोत्तरी चीज़ों को दर्शाया गया है, जिसमें भी बहुत सारी चीज़ों के क्लियरेंस आपको मिलना चाहिए। और इस प्रकार से एक शब्द इस तरह से भी आपको देखने को मिलेंगे जिसमें कुछ टर्म्स है जिसके संबंध में कुछ क्लियर सेंस नहीं बैठ रहा है, जिसको लेकर भी या चीज़ों को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो मैं चल रहा हूं आज मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की तरफ, और ये पहले निर्धारित एक ऐसी व्यवस्था जो आज हमारे बीच में वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन ये बुनियाद बना था सतत विकास परियोजना का, सतत विकास का, जिसके बाद हम आज सतत विकास तक पहुंचे हैं। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य था, और ये यूएनओ संयुक्त राष्ट्र ऑर्गेनाइजेशन, इसने सन 2000 में इसको डिजाइन किया कि दुनिया को विकास के लक्ष्य के किन बिंदुओं पर आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाए, जिससे दुनिया में गरीबी का उन्मूलन हो सके, दुनिया में स्वास्थ्य और संवर्धन का विकास हो सके, दुनिया में लिंगानुपात समाप्त हो सके, दुनिया में एक तरह से कह सकते हैं कि सामाजिक भेदभाव को समाप्त किया जा सके और आर्थिक संतुलन को बनाए रखा जा सके। इसलिए हम इस लक्ष्य को निर्धारित करते हुए देख पाए थे, लेकिन सन 2000 में प्रारंभ ये लक्ष्य 2005 तक आते आते लगभग ये अपने भूमिका में असफल हो गया। इसमें जो मुख्य निर्धारित लक्ष्य थे, अत्यधिक गरीबी और भूखमरी, मतलब 8 मुख्य रूप से लक्ष्य थे। 21 इसके उद्देश्य रखे गए थे, लेकिन किसी भी तरह से यह अपने उम्मीदों को नहीं पूरा कर सका। दुनिया के देशों के बीच में साझा सामंजस्य नहीं स्थापित हो सका, जिसके वजह से संयुक्त राष्ट्र के द्वारा निर्धारित एक 100 वर्षों का जो लक्ष्य था, जो 2000 में रखा गया था। सोचिए 2000 21वीं सदी की शुरुआत का वर्ष में 100 वर्षों के टारगेट रखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने एक निर्धारित किया था विकास का मॉडल, जिसे लगभग अंधेरे में रख दिया गया या असफल हो गया। फिर उसके बाद भी शुरुआत जारी रही, और वह शुरुआत सतत विकास के रूप में हमारे सामने आई। उसकी बात हम करेंगे। यहाँ सामान्य रूप से बस ये जान लिए कि सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य 2000 में प्रारंभ होकर 21वीं सदी को एक ऐसा विकास का मॉडल देना था जिस पर दुनिया के देश एक साथ साझा संबंधों को आकार बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ के तरफ से निर्धारित यह विकास लक्ष्य अधूरा रह गया, और कह सकते हैं कि यह पूरा नहीं हो सका। ठीक है, यहां तक सिर्फ मैंने ये बताया कि एक बुनियाद थी जो सतत विकास की नींव डाल पाई थी। ठीक है, लेकिन सतत विकास जो आप देख रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये कहीं उससे बहुत बड़ा है, और इस पर मेंस के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जिसका क्लियरेंस हम आज आपको देंगे। इसकी शुरुआत एक्चुअल में
1972 में हुई थी। 1972 में इसकी शुरुआत हुई थी और स्टॉकहोम एक स्थान है, स्वीडन का एक शहर है स्टॉकहोम। एक सम्मेलन हुआ था स्टॉकहोम में जिसे हम संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन कहते हैं। और इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से पर्यावरण को लेकर पहली बार की गई सम्मेलन थी, जिसमें सतत विकास के संदर्भ में चर्चा की गई थी। यह चर्चा हुआ था कि ऐसी विकास जो भविष्य की संसाधनों को सुरक्षित रखे, भविष्य की पीढ़ियों के लिए जो दक्षता है उनकी, जो योग्यता है उनकी, उसको बनाए रखे, इसको लेकर एक चर्चा हुई थी और पहला सम्मेलन स्टॉकहोम में हुआ था। इसकी शुरुआत 5 जून को हुई थी, जिसके वजह से दुनिया भर के देशों में पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाने लगा। ठीक है, एवरीडे हम 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में इसलिए मनाते हैं क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से पहली बार मानव पर्यावरण के विकास को लेकर जो सम्मेलन कराया गया था वो 5 जून 1972 को ही कराया गया था। तो वह एक शुरुआत थी, एक लक्ष्य पे चर्चा हुई थी, लेकिन मेन जो सतत विकास की शुरुआत हुई वो आपकी, ऊपर वाले क्वेश्चन को अभी आप छोड़कर नीचे आप समझने का प्रयास करेंगे। जो शुरुआत हुई 1987 में, 1987 का वह वर्ष जब नॉर्वे के प्रधानमंत्री को एक जिम्मेदारी सौंपी गई। वो प्रधानमंत्री थे ब्रंट लैंड, और ब्रंट लैंड जो रिपोर्ट है वह नॉर्वे के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनाई गई थी, जिसका प्रकाशन 1887 में की गई थी। यह प्रकाशन जब हुआ तब दुनिया सतत विकास को लेकर बड़ा सचेत हो गई। दुनिया को पहली बार सतत विकास की गंभीरता को महसूस करने का मौका मिला। इसी को आधार बनाकर जो सतत विकास है, धारणीय विकास है, अनवरत विकास है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इसी को आधार बनाकर दुनिया सेंट्रलाइज होने लगी कि कैसे हम उस विकास के फॉर्मूले को अपनाएं जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी विकास की संभावना या गुंजाइश बची रहे। तो इस संदर्भ में हमारे वर्ल्ड में 1992 का वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय सतत विकास की योजना आई, लेकिन सतत विकास पर गंभीर चर्चा और एजेंडा के रूप में एक वर्ष निर्धारित हुआ और वह वर्ष था 1992। हालांकि इस सतत विकास के अंतर्गत ब्रंट लैंड साहब ने कहा था कि आवर कॉमन फ्यूचर, हमारा साझा भविष्य कैसा होगा, इसके लिए हम सबको सतत विकास की योजना को अपनानी होगी। यह बात 1987 में अपने रिपोर्ट में कह दी गई थी। उसके बाद जब 1992 की बात करते हैं तो 1992 में एक विश्व में बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था जिसे पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पृथ्वी सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन कहां कराया गया था? तो रियो डी जेनेरियो में कराया गया था। ब्राजील की पहले राजधानी थी, आज सबसे बड़ी उसकी शहर है रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में 1992 में कराई गई पृथ्वी सम्मेलन, जिसमें सतत विकास को लक्ष्य हासिल करने के लिए एजेंडा 21 निर्धारित किया गया था। क्या किया गया था इस पृथ्वी सम्मेलन में? एजेंडा 21।
एजेंडा 21 जो निर्धारित किया गया था वो सतत विकास को पाने के लिए किया गया था। ठीक है, एक प्रयास था जो संयुक्त राष्ट्र संघ के बैनर तले हो रहा था। पृथ्वी बचाओ सम्मेलन या रियो डी जेनेरियो सम्मेलन 1992 के उस सम्मेलन को कहते हैं जिसमें एजेंडा 21 को निर्धारित किया गया सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। सन 1992 में जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था एजेंडा 21 के रूप में, उस लक्ष्य की समीक्षा के लिए सन 2002 में एक बैठक बुलाई गई। अब वह बैठक हुआ जोहान्सबर्ग में। मैंने क्या आपको बताया कि सतत विकास के लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए पृथ्वी सम्मेलन 1992 में बुलाया गया था, जिसमें एजेंडा 21 को निर्धारित किया गया था। जब यह काफिला या सफर आगे बढ़ा तो यह समीक्षा करने के लिए कि क्या हमने जो निर्धारित किया है उसे 10 वर्षों में कहां तक पहुंचते हुए देख पा रहे हैं। इसीलिए 1992 में निर्धारित एजेंडा 21 की समीक्षा जोहान्सबर्ग के 2002 के सम्मेलन में की गई। लेकिन पाया क्या गया? पाया यह गया कि मानव के पर्यावरण को लेकर जो चिंता होनी चाहिए लोगों के बीच में, जिस जागरूकता की जरूरत है लोगों के बीच में, वह अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पाया। वह सफलता के दृष्टिकोण में कहीं सफल होते हुए नजर नहीं आया। तो फिर ये जोहान्सबर्ग सम्मेलन असफल सम्मेलन ही रहा, लेकिन एक काम यह जरूर किया कि सतत विकास के प्रति लोगों की चिंता को बढ़ा दिया। और इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यूएन ने, मतलब संयुक्त राष्ट्र ने, एक बार फिर अपने स्तर पर प्रयास शुरू किया। क्योंकि आप सबको पता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ दुनिया को दिशा देने वाली एक ऐसी संस्था है जिसमें दुनिया के 192 देश सदस्य हैं, 5 अस्थायी सदस्य हैं, 10 अस्थायी सदस्य हैं, और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को न्यूयॉर्क में की गई थी, जो द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के तुरंत बाद की गई, इस उम्मीद के साथ कि अगर दुनिया में एक साझा संगठन रहेगा तो कभी विश्व युद्ध जैसी परिपाटी पुनः न प्रारंभ हो सके, जिससे लाखों करोड़ों रुपए का जन और धन की हानि हो और दुनिया अपने विकास के लेवल से 100 वर्ष पीछे चली जाए। जब एक विश्व युद्ध होता है तो दुनिया की विकास 50 से 100 वर्ष पीछे चली जाती है। इसी से बचने के लिए, अर्थात पुनः कभी दुनिया में विश्व युद्ध न हो सके, इसको बचाने के लिए, इस विभीषिका से बचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। और संयुक्त राष्ट्र संघ के बहुत सारे आयाम हैं जो दुनिया में विकास के फार्मूले को निर्धारित करते हैं, जो दुनिया में शांति और सुरक्षा की बात करते हैं, जो दुनिया में स्वास्थ्य को स्थापित करने के लिए काम करते हैं, जो दुनिया में गरीबी उन्मूलन के लिए भी काम करते हैं। इस तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ के बहुत सारी शाखाएं अपने अपने स्तर से दुनिया को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाती है। मैं बात कर रहा हूं सतत विकास की, तो जोहान्सबर्ग से आगे उठकर मैं अब उस बिंदु तक पहुंचने का प्रयास कर रहा हूं जहां एक्चुअल में सतत विकास को चिन्हित करते हुए दुनिया के सामने एक टारगेट लक्ष्य रख दिया गया था, जहां तक पहुंचते पहुंचते दुनिया सतत विकास की संभावनाओं को प्राप्त कर ले, सतत विकास की सीख को प्राप्त कर ले और दुनिया एक्चुअल में सतत विकास की तरफ आगे बढ़ जाए। अब हम देखते हैं वो कौन सा वर्ष था, तो वह वर्ष था 2015। 2015 सितंबर का महीना था। संयुक्त राष्ट्र संघ एक एजेंडा निर्धारित कर रहा था। वह एजेंडा था दुनिया में सतत विकास के फॉर्मूले को अपनाने का। और मैं बता दूं, यहां सतत विकास के फॉर्मूले को अपनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 17 उद्देश्य निर्धारित किया।
और 129 लक्ष्य निर्धारित किया। 129 लक्ष्य को निर्धारित किया गया। अब देखेंगे 129 लक्ष्य और 17 उद्देश्य ये किसके लिए निर्धारित किए गए थे? सतत विकास को प्राप्त करने के लिए। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ ने केवल निर्धारित नहीं किया, संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा कि यह सभी लक्ष्य, ये सभी उद्देश्य सन 2030 तक हमें प्राप्त कर लेनी होगी। अब सतत विकास, धारणीय विकास क्या होता है उसको समझ लीजिए। अभी तक तो आपने सुना सिर्फ सतत विकास। सतत विकास क्या होता है कि जब हम विकास के उस पैमाने को स्वीकार करेंगे जहां वर्तमान की पीढ़ियों की सभी उम्मीदों को प्राप्त करते हुए भविष्य की पीढ़ियों की उम्मीदों को हम बनाए रखते हैं, उस विकास को हम सतत विकास कहते हैं। एक लाइन में हम ये भी बता सकते हैं कि हम वर्तमान की सभी प्रकार के उपयोगों को या संसाधनों का इस्तेमाल इस प्रकार से करें ताकि भविष्य में जो लोग आवें, जो पीढ़ियां आवें, उनके लिए भी विकास की दक्षता और संभावना बनी रहे। या हम ये कह सकते हैं कि हम इस संसाधनों का इस प्रकार से इस्तेमाल करें जो हमेशा संरक्षित रहने के साथ संवर्धित होती रहे, ताकि वर्तमान की पीढ़ियां भी उसे अपने जीवन को चलाने के लिए उपयोग कर सकें और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो चीजें बची रहे। अर्थात पीढ़ीगत संवेदनशीलता ऐसी बनी रहे जिसमें वर्तमान की भी पीढ़ियां विकास कर सके और आने वाली पीढ़ियां भी विकास कर सके। उसी के उम्मीद को लेकर सतत विकास नामक एक बेहतरीन विकास मॉडल को हम लोगों ने दुनिया के सामने प्रस्तुत किया था, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ के नेतृत्व में 2015 में इसे निर्धारित किया गया और 2030 तक इसे प्राप्त करने के लक्ष्य निर्धारित किए गए। अब इसमें देखेंगे कि ये 17 फॉर्मूले कौन कौन से हैं, इसको आप समझ लीजिए। तो 17 आपके सतत विकास के 17 जो लक्ष्य हैं वो आपके सामने रखे गए हैं। ये देखिए 17 में कौन कौन से हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा निर्धारित लक्ष्य हैं। ध्यानपूर्वक आप देखेंगे और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। कोई गरीब नहीं, गरीबी 0% हो, पृथ्वी पर कोई गरीब न बचे, यह पहला लक्ष्य था। गरीबों के वजह से या गरीबी के कारण क्या होता है? विकास बाधित होती है, विकास अक्रमबद्ध होता है और विकास संपूर्णता की तरफ नहीं बढ़ सकता है। ये गरीबी के कारण निश्चित तौर पर देखी जाती है। भूखमरी को क्या कर दिया जाए? शून्य कर दिया जाए। दुनिया में कोई व्यक्ति भूखा न रह सके, इसके लिए भी सतत विकास के अंतर्गत एक टारगेट था। अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली, हेल्थ अच्छा होगा तो खुशियां अपने आप आएंगी। अर्थात अच्छा स्वास्थ्य होगा और जीवन की संभावनाएं उस व्यक्ति के सामने बची रहेगी तो खुशहाली अपने आप बनी रहेगी उसके जीवन में। गुणवत्तापूर्वक शिक्षा, शिक्षा गुणवत्तापूर्वक हो, जिसमें शिक्षा समझदारी भी बनावे, शिक्षा से व्यक्ति समझदार भी बने और शिक्षा से व्यक्ति विकासवाद भी को स्वीकार करे। शिक्षा से स्किल्ड भी डेवलप हो और शिक्षा से साक्षरता भी बढ़े। इस प्रकार के गुणवत्तापूर्वक शिक्षा को बढ़ावा देने की बात करेगी। लैंगिक समानता, लैंगिक समानता मतलब किसी प्रकार से लड़के लड़कियों में भेदभाव न हो, सामाजिक रूप से छुआछूत न हो, इस प्रकार से खासकर लड़के लड़कियों में किसी प्रकार की असमानता न स्थापित हो सके, इसलिए लैंगिक समानता की भी एक विषय निर्धारित किए गए। स्वच्छ जल और स्वच्छता, निश्चित तौर पर आप सबको पता होगा कि जिस तरह से जल प्रदूषण बढ़ रहा है, उससे स्वच्छ जल हमारे लिए एक चुनौती बना हुआ है और स्वच्छता बढ़ने के साथ स्वच्छ जल भी हमें प्राप्त होगा। इसलिए भी जल और स्वच्छता ये एक निर्धारित हुआ। किफायती और स्वच्छ ऊर्जा, आपको पता होगा कि बहुत सारे ऐसे ऊर्जा हैं जो महंगे ऊर्जा है और अस्वच्छ ऊर्जा है। जैसे कोयले को तपाकर जब आप ऊर्जा बनाते हैं तो बहुत सारे कोयले का कण हमारे वायुमंडल में फैल जाता है
जिससे नदियां प्रदूषित होती हैं, जमीन की मिट्टियां प्रदूषित होती हैं, पारा हमारे जीवन में भर जाता है और कह सकते हैं कि धरती अस्वस्थ हो जाती है। तो कुल मिलाकर जो स्वच्छ ऊर्जा है वही हमें फ्यूचर में सेफ रख सकता है। इसलिए किफायती और स्वच्छ ऊर्जा की बात की गई। किफायती ऊर्जा से सभी के लिए ऊर्जा हो सकती है और स्वच्छ ऊर्जा के लिए पर्यावरणीय ऊर्जा हो सकती है। उसी के साथ अच्छा काम और आर्थिक विकास। काम वो हो जिसमें तरक्की हो, जिसमें स्थायित्व हो, जिसमें लोगों की खुशहाली बनी रहे, जो प्रतिबंधात्मक न हो, जिसमें अधिकारों की सुरक्षा रह सके, जिसमें कर्तव्य निर्धारित हो सके, ऐसा लोगों के पास काम पहुंचे, ऐसी आर्थिक तरक्की हो जिसमें हर व्यक्ति अपने आप को बराबर की स्थिति में महसूस करे, काम के बदले उचित मजदूरी उसको मिलता रहे। उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा। जो उद्योग है वह बढ़ सके, नवाचार है नए नए वस्तुओं का निर्माण हो सके और बुनियादी ढांचा जो है वो मजबूत हो सके, ताकि बुनियादी ढांचा कमजोर होती है तो आर्थिक तरक्की में बाधा बनती है, आर्थिक तरक्की अव्यवस्थित हो जाती है। इसलिए बुनियादी ढांचा भी हमारी बहुत मजबूत हो जाना चाहिए। असमानताओं में कमी, जो लगातार गैपिंग है, हर तरह की गैपिंग, गरीबी अमीरी में गैपिंग, शिक्षा में गैपिंग, स्वास्थ्य में गैपिंग, प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, हर प्रकार की असमानताओं को क्या कर दिया जाए, मिटा दिया जाए। सतत विकास का एक लक्ष्य था। अस्थायी शहर और समुदाय। शहर अस्थायी हो, जैसे कि आपने पढ़ा है एक अस्थायी आवास होते हैं और एक अस्थायी आवास होते हैं, और समुदाय एक निश्चित हो, अर्थात किसी भी प्रकार के सामुदायिक अंतराल न दिखाई देता हो, ऐसा शहर स्थापित करने की बात हो रही है। जिम्मेदार खपत और उत्पादन, मतलब कि लोग खपत को जिम्मेदारी पूर्वक करें, खनिजों का या खाद्यान्नों का दोहन न करें, ये जिम्मेदारी महसूस करें कि जितनी हमें जरूरत है उतनी सी सिर्फ हम खपत करें और उत्पादन हमारी बनी रहे, क्योंकि लगातार खपत करेंगे और उत्पादन शून्य रहेगा तो खपत या संसाधन समाप्त हो जाएंगे, जिससे भविष्य में क्या हो जाएगा, खतरा उत्पन्न हो जाएगा, अगली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी चुनौती उत्पन्न हो जाएगी। जलवायु क्रिया। जलवायु क्रिया समय से बरसात हो, बरसात के पानी का स्टोरेज हो, स्वच्छ पानी को ज्यादा जो है कि सम्मान हो, स्वच्छ पानी को किसी प्रकार से प्रदूषण से बचाया जाए, इस प्रकार के जो जलवायु क्रिया है उस पर विशेष ध्यान रखी जाए। यह 13 नंबर का लक्ष्य निर्धारित था। जीवन पानी के नीचे, एक ऐसा भी लक्ष्य था जो पानी के नीचे का जीवन है, मछलियों का जीवन है, जलीय जीवन है, वो भी स्वच्छ रह सकें, वो भी स्वस्थ रह सकें, इस पर भी पूरी ध्यान रखी गई थी। इसे भी 17 उद्देश्यों में से एक उद्देश्य निर्धारित किया गया था। भूमि पर जीवन, जो भूमि पर जीवन है अर्थात वन्य जीवन, आप एक तरह से कह सकते हैं मानवीय जीवन, जैविक जीवन, इस प्रकार के किसी भी जीवन को स्वस्थ जीवन के रूप में अवसर मिले जीने के लिए, इसमें भी एक निर्धारित लक्ष्य था। शांति, न्याय और मजबूत संस्थान। शांति, निश्चित तौर पर शांति सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शांति के बिना पूरा समाज जानवरों का झुंड हो जाएगा, न्याय के बिना पूरा समाज जानवरों का झुंड हो जाएगा। इसलिए शांति की स्थापना हो सके, न्याय की स्थापना हो सके और मजबूत संस्थान, जो भी संस्थान बन रही हैं शांति और न्याय के लिए, वो मजबूत हो, वो ट्रांसपेरेंट हो, ईमानदार हो। इसके अभाव में न शांति स्थापित रह पाएगी और न्याय लोगों को मिल पाएगा। इसलिए मजबूत संस्थाओं की स्थापना हो, इसके लिए भी एक निर्धारित लक्ष्य रखा गया था। भागीदारी लक्ष्यों के लिए, अर्थात भागीदारी लक्ष्य का मतलब क्या होता है कि सब लोग मिलकर एक निश्चित करेंगे कि हम इस लक्ष्य तक पाएंगे, सब लोग उसमें भागीदार होंगे और सब लोगों के द्वारा वह लक्ष्य निर्धारित होगा।
इसलिए सामूहिक विकास पर ज्यादा जोर देने की बात कर रहा है, सामुदायिक भागीदारी लक्ष्य को कह रहा है। उसके बाद गोल है 17 के 17 आपने देख लिया यहाँ पे, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ये 17 थे, जिसे 2015 में सितंबर महीने में निर्धारित किया गया। इसी वर्ष एक नया सम्मेलन हुआ, उसे हम कहते हैं पेरिस सम्मेलन। मैं बता रहा हूं यहां पेरिस सम्मेलन। अब ध्यान देंगे, पेरिस सम्मेलन दिसंबर सन 2015 में हुआ था। वो सितंबर की बात थी और 2-3 महीने बाद दिसंबर की बात है। पेरिस सम्मेलन एक ऐसा सम्मेलन था जिसमें यूएन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों पर विचार किया गया। यह सम्मेलन हम कह सकते हैं कि पेरिस सम्मेलन आपके लिए वैश्विक तापमान की वृद्धि को भी निर्धारित करने के लिए बुलाई गई थी। एक्चुअल में पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है, औसत तापमान, लेकिन औद्योगिक क्षेत्रों का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा था। इसको चिन्हित करने के लिए यह हुआ कि पूर्व औद्योगिक क्षेत्रों के तापमान से 2 डिग्री तापमान कम किया जाए। इसके लिए टारगेट के तौर पर पेरिस सम्मेलन कराया गया, जिसमें पर्यावरण का खूब ख्याल रखा गया था। और पेरिस सम्मेलन एक महत्वपूर्ण सम्मेलन था जिसे 2015 में कराया गया था। यहां तक तो आपने जाना कि सतत विकास धीरे धीरे कैसे आगे बढ़ रहा था। अब बात आती है भारत की कि सतत विकास में भारत कहां है। तो भारत सरकार ने, मुख्य रूप से हम बता दें कि भारत में सतत विकास कहां है। इसे आप समझने का प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर भारत की सरकार की भूमिका बड़ी हो जाएगी। वर्ष 2023 और 24 का वह वर्ष है जब भारत में सतत विकास को प्राप्त करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नीति आयोग को निर्धारित किया गया। किसको निर्धारित किया गया? नीति आयोग को। यह बताया गया कि नीति आयोग भारत सरकार और राज्य सरकार के सभी मंत्रालयों के बीच में सामंजस्य स्थापित करते हुए सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए काम करेगी। इसके लिए सरकार ने 6 प्रकार के लक्ष्य निर्धारित किए। इन सभी लक्ष्यों को उसी में वही था, लिंगानुपात को कम करना, गरीबी का उन्मूलन करना, स्वच्छ ऊर्जा का निर्धारित करना, जो है कि स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, गरीबी अमीरी को कम करना। इसी प्रकार के 6 लक्ष्य निर्धारित थे। इस लक्ष्य को भी 2030 तक प्राप्त करने के लिए सरकार ने योजना बनाई थी। हालांकि सरकार का कहना है कि हम 6 सभी प्रकार के जो हमारे सतत विकास के अंतर्गत रखे गए लक्ष्य हैं उसको तय सीमा पर हम प्राप्त कर लेंगे। सरकार बार बार अभी भी इस बात को कह रही है कि 2030 तक आते आते हम सभी अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लेंगे। इसके लिए नोडल एजेंसी के तौर पर नीति आयोग को पूरी जिम्मेदारी दी गई है। और जैसा कि आप सबको पता होगा कि नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। जब 31 दिसंबर सन 2014 को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया था, उसके अगले ही दिन 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग नामक एक नई संस्था स्थापित कर दी गई। यह बड़ी जिम्मेदारियों के साथ काम करने वाली एक ऐसी संस्था है जो सरकार के अनुषंगी संस्था के रूप में काम करती है। इसमें सरकार के बहुत सारे मंत्रालय के लोग शामिल होते हैं, बहुत सारे आर्थिक विशेषज्ञ शामिल होते हैं, बहुत सारे इसमें वैज्ञानिकों का स्थान दिया गया है, बहुत सारे इसमें समाज सेवियों का स्थान दिया गया है। और ये संगठित रूप से काम करने वाली भारत की एक बेहतरीन संस्था है जो 100% जिम्मेदारी के साथ काम कर रही है। इस समय सुमन बेरी इसके उपाध्यक्ष हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, अब देख लेंगे अब इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार कौन सा काम कर रही है। एक बिंदु ये आती है कि सतत विकास को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार किस प्रकार से काम कर रही है। भारत सरकार की कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो अपने 6 लक्ष्यों को और यूएनओ के 17 लक्ष्यों को प्राप्त करने की तरफ काम कर रही है।
तो आपको पता होगा कि लगातार भारत में अच्छी योजनाओं का एक श्रृंखला से स्टार्ट किया गया हमारे प्रधानमंत्री की तरफ से, जिसमें आपका था स्वच्छ भारत। स्वच्छ भारत अभियान का नाम आप लोगों ने सुना है। इसका काम क्या है? भारत को स्वच्छ बनाना, लोगों को गंदगी के प्रति जागरूक करना, लोगों को स्वच्छता का लाभ समझाना, देश में जो डस्ट है उसका रिसाइकिल करके देश के हित में उसका उपयोग करना। जब हमारे प्रधानमंत्री 2014 में झाड़ू उठाकर दिल्ली में इसको लॉन्च किए थे 2 अक्टूबर के दिन, महात्मा गांधी के जन्म जयंती पर, तो दुनिया ने जरूर हंसी बनाया था, लेकिन दुनिया को यह पता नहीं था कि कितनी दूर की लक्ष्य को निर्धारित करते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी आज इसकी आगाज कर रहे हैं। तो स्वच्छ भारत सतत विकास को पाने वाली एक अच्छी योजना है। दूसरा में जन धन योजना। जन धन योजना से लोगों को वित्तीय आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ाने का अवसर दिया गया। सतत विकास को प्राप्त करने तथा गरीबी के उन्मूलन के लिए जन धन योजना की शुरुआत की गई, और यह भी भारत में एक नई प्रकार की आर्थिक क्रांति थी, वित्तीय क्रांति थी, जिसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2014 में ही प्रारंभ कर दिया था। इसी के साथ प्रधानमंत्री की तरफ से उज्ज्वला योजना प्रारंभ की गई। आप सबको पता होगा स्वच्छ ऊर्जा के लिए और स्वस्थ जीवन के लिए उज्ज्वला योजना कितनी महत्वपूर्ण योजना थी, जो आज सतत विकास की निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में कितनी बड़ी भूमिका निभा रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी की तरफ से बार बार यह कहा गया कि जब महिलाएं एक दिन चूल्हे पर लकड़ी के माध्यम से जब खाना बनाती हैं, तो उनके आंखों में जो धुआं पहुंचता है, वह धुआं एक दिन के चूल्हे पर बनाए गए खाने से साल भर तक जितने आंख धुआं को झेलता, उतना एक दिन में उनकी आंखें धुआं को झेलती हैं, उनके फेफड़े तक धुआं पहुंचता है, उनका स्वास्थ्य जल्दी खराब होता है। इससे बचने के लिए प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला योजना शुरू किया और फ्री में गैस कनेक्शन देकर लोगों तक, गरीबों तक, असहायों तक स्वच्छ और स्वस्थ ऊर्जा पहुंचाने का काम किया था। हमारे प्रधानमंत्री द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना प्रारंभ की गई। इस योजना के माध्यम से सतत विकास में क्या लक्ष्य मिला? इस योजना से मिला लिंगानुपात कम हुए, महिलाओं को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका मिला, महिलाओं को पुरुषों के बराबर के रूप में सामाजिक अधिकार प्राप्त हुआ या हो रहा है। यह भी एक इस प्रकार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अच्छी योजना थी। स्किल्ड योजना के द्वारा भारत सरकार ने सतत विकास को प्राप्त करने की तरफ आर्थिक उन्नति का अवसर लोगों को दिया, जिसमें सभी अनस्किल्ड लोगों को अच्छी स्किल्ड देकर बड़े बड़े शहरों में उन्हें रोजगार प्राप्त करने का अवसर दिया, उन्हें सेल्फ डिपेंडेबल होकर स्वावलंबी बनने का अवसर दिया, उन्हें आत्मनिर्भर बनने का अवसर दिया, और इस प्रकार से लाखों लाखों लड़कियों को और लाखों हजारों पुरुषों को या लड़कों को स्किल्ड देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का अवसर भी प्रदान किया था। इसी तरह से नमामि गंगे हो गया, स्वच्छ नदियों के लिए उसके कायाकल्प को बदलने के लिए भी एक प्रकार का जल स्वच्छ होगा तो जीवन स्वच्छ होगा। इस नाते नमामि गंगे जैसी परियोजना भी भारत सरकार की तरफ से चलाई जा रही है। वो भी एक प्रकार की, किस प्रकार की योजना है? सतत विकास को प्राप्त करने वाली योजना है। इस प्रकार से आप देखेंगे कि सरकार की तरफ से बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो हमारे बीच में काम करने वाली योजनाएं थी। प्रधानमंत्री आवास योजना, आपको पता होगा प्रधानमंत्री आवास योजना से क्या होगा? हर घर को, हर लोगों को पक्का घर मिलेगा, अस्थायी जीवन होंगे, अस्थायी प्रकार का समुदाय होगा, शहरी कल्चर स्वच्छ होगा, गरीबी से लड़ने में लोगों को मदद मिलेगी। कैसे गरीबी से लड़ने में लोगों को मदद मिलेगी? घर नहीं होता है तो शहर में आकर लोग किराया देते हैं 6,000 रुपये महीने का। बेचारा कमाता है किराया देता है, कमाता है किराया देता है, उसकी गरीबी समाप्त नहीं होती है। प्रधानमंत्री जी ने सहयोग किया, उसका पक्का मकान बन गया, 6,000 रुपये की बचत हो गई। उसकी बचत बीमा योजना इतनी बड़ी हो जाएगी कि वो धीरे धीरे लाखों करोड़ रुपए में परिवर्तित हो जाएगा। अपने जीवन काल में कुछ बचा पाए या न बचा पाए, उस कम से कम किराए का ही मूल्य बचा लेगा, तो एक दिन वो पैसा क्या हो जाएगा?
कई लाख में परिवर्तित हो जाएगा, वो आदमी आर्थिक रूप से उन्नति कर जाएगा। उसी तरह से जीवन बीमा के बहुत सारी योजनाएं शुरू की गई, सुकन्या समृद्धि योजना, अटल पेंशन योजना, तमाम तरह की ऐसी योजनाओं को, मतलब कई तरह की ऐसी प्रधानमंत्री की तरफ से केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के सहभागी बनकर योजनाएं प्रारंभ की गई, जिसमें लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का मौका दिया। तो आप मेंस के अंतर्गत ये लिख सकते हैं कि हमारे सरकार, हमारे नोडल एजेंसी, हमारी 6 लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए काम करने वाली संस्था और यूएनए द्वारा निर्धारित 17 उद्देश्यों को प्राप्त करने वाली संस्था भारत में कोई है तो नीति आयोग है, और उसी के निर्देशन में, उसी के नेतृत्व में भारत इस सभी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हम इस विकास को क्यों अपनाए? मैंने कल बताया था आपको कि बंगारी मथाई केन्या की वह महिला थी जिन्होंने ग्रीन बेल्ट नामक एक अभियान चलाया था, जिसके अंतर्गत केन्या में, सोचिए, अफ्रीका की केन्या, जिसकी राजधानी नैरोबी, जहां खुद भी कई प्रकार के पर्यावरणीय सम्मेलन कराए जा चुके हैं, उस जगह की एक महिला ने बीड़ा उठाया और पेड़ के संरक्षण में काम किया, पर्यावरण के संरक्षण में काम किया, वह संसाधनों के दोहन को रोकने में काम किया। उस महिला ने लोगों को जगाया, उस महिला ने लोगों को सचेत किया। उस महिला के इस काम को देखकर उसे वीरांगना के तौर पर सम्मान किया गया और 2004 में नोबेल पुरस्कार देकर, शांति का नोबेल पुरस्कार देकर उसका मान बढ़ाने और गौरव बढ़ाने का काम भी किया गया था। तो कहीं ना कहीं हमारे देश में कैलाश सत्यार्थी, जिन्हें 2014 में नोबेल पुरस्कार दिया गया, शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया, मलाला यूसुफजई के साथ मिलकर उन्होंने जो अभियान चलाया, मलाला यूसुफजई के साथ मिलकर उन्हें जो शांति का पुरस्कार दिया गया, वो भारत में क्या कर रहे थे? भारत में बचपन बचाओ नामक एक अभियान था, उस अभियान का नेतृत्व उन्होंने किया था। और उन सभी बच्चों को, जो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे थे, जो होटल में, रेस्टोरेंट में काम धंधों पर लगे हुए थे, उनके पढ़ाई बाधित हो रही थी, उनका स्वास्थ्य जो है कि खराब हो रहा था, उनका भविष्य जो है कि अंधकारमय हो रहा था, इन सभी बच्चों को इन सभी जगहों से निकालकर स्कूल भेजने, पढ़ाने की व्यवस्था करने, स्वास्थ्य और शिक्षा की उनकी व्यवस्था करने का बीड़ा उठा रहे थे। और लगातार इस काम को करते हुए जो उन्होंने दुनिया के सामने मॉडल प्रस्तुत किया था, उसी को ध्यान में रखते हुए नोबेल फाउंडेशन ने 2014 में उन्हें क्या किया? नोबेल पुरस्कार दिया। यह भी एक प्रकार के सतत विकास को ही निर्धारित करने वाला लक्ष्य है। गरीबी जब तक समाप्त नहीं होगी तब तक आप सतत विकास को नहीं प्राप्त कर सकते हैं, धारणीय विकास को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जब तक आप स्वस्थ नहीं रहेंगे, जब तक आप आत्मनिर्भर नहीं रहेंगे, जब तक इस दुनिया में लिंगानुपात समाप्त नहीं होगी, जब तक भेदभाव समाप्त नहीं होंगे, तब तक आप सही विकास के पैमाने को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। न प्राप्त कर सकते हैं, न आने वाली पीढ़ियों को प्राप्त करने का मौका दे सकते हैं। इसलिए आप भी सभी प्रकार के विकास के अवसर को प्राप्त करें और आने वाली पीढ़ियों के लिए सभी प्रकार के विकास के अवसर प्राप्त करने के लिए आप संसाधनों को संरक्षित करें, तभी आप एक्चुअल सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो आपका सतत विकास पर आज आपके सामने जो बातें बताई गई हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, धारणीय विकास आज की फार्मूला नहीं है, ये बहुत पुरानी फार्मूला है। हमारे देश में हमारे दादा दादी लोग जब कोई पेड़ कटता था तो बड़े पीड़ा में होते थे। अरे पेड़वा कट गई, छाया दे रहा था, वहीं जाकर हम लोग बैठ रहे थे, वो फर रहा था तो खा रहे थे। एक एक लॉजिक देते थे जिससे लगता था कि वो सही कह रहे हैं, पेड़ नहीं कटना चाहिए। और उसके बाद का लॉजिक क्या था? अच्छा कट गया तो 2-4 पेड़ लगा दें, लगा के दिखावें। सुने होंगे ये बात। इसका मतलब जानते हैं कि हम लाभ ले लिए तो हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी लाभ मिलना चाहिए। हम छाया प्राप्त कर रहे हैं तो आने वाली पीढ़ियों को भी छाया मिलनी चाहिए।
यानी कि हमारे समाज में ये विचार था कि पेड़ होना चाहिए, जीव जंतुओं पर दया होनी चाहिए, गाय पालन भैंस पालन होनी चाहिए। हम लोग इस तरह से जो सनातनी सिस्टम है वह पत्ता से लेकर पत्थर तक जो पूजनीय रूप से उनके पास मानसिकता है वह एक तरह से धारणी विकास ही है। जब पत्थर पूजेंगे तो पत्थर बचेगा, जब पत्ता पूजेंगे तो पत्ता बचेगा, जब गाय पूजेंगे तो गाय बचेगी, और जब ये बचेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ियां भी इसका उपयोग और उपभोग करेंगी। तो कहीं न कहीं खपत के रेशियो को भी हमें चिन्हित करना होगा कि कोई चीज कितना बर्बाद हो सकती है या कितना हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कितना उपभोग कर सकते हैं। आपको शायद पता नहीं है, एक नल से अगर टप टप करके एक बूंद भी गिरता है पानी का तो एक बरस में 1200 लीटर बूंद पानी बर्बाद हो जाता है। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं। एक नल से टप टप करके एक एक बूंद भी अगर गिर रहा हो तो एक साल में 1200 लीटर स्वच्छ पानी बर्बाद होता है। आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि हमारे अगर सचेतना नहीं रही, हमारे पास जागरूकता नहीं रही, हमारे पास संसाधनों के प्रति सम्मान नहीं रहा, हमारे पास खपत और बर्बादी का नियंत्रण नहीं रहा, तो हम जल्दी ही जल्दी आने वाली पीढ़ियों को एक दूषित संसार देकर जाने वाले हैं। इसके लिए दोषी सिर्फ होगा तो हम होंगे, हमारा वर्तमान समाज होगा। तो ये एग्जाम्पल मैंने बताया कि एक बूंद गिरने वाली पानी से कितने लीटर पानी एक वर्ष में बर्बाद हो जाता है, इसका आप अनुमान लगा लीजिए। अर्थात कुल कैलकुलेशन कर लें आप तो आप एक बरस में 1200 लीटर पानी नहीं पी पाते होंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ हमें विकास की जो सिस्टम है ना उसकी समीक्षा करनी होगी। स्प्रिंकलर सिंचाई करनी होगी, टपकन सिंचाई करनी होगी। जहां पे जिस प्रकार की सिंचाई सुविधाओं की आवश्यकता है वहां पे निर्धारित करनी होगी। बांध बांधना होगा, कियारियां बनानी होंगी जिससे पानी को क्या कर सकें, बचा भी सकें और खाद्यान्न को अच्छा, खाद्यान्न के लिए अच्छा अवसर दे सकें, उत्पादन बढ़ा सकें। यहां तक तो आपके सतत विकास से संबंधित उन बातों का मैं उल्लेख कर रहा था जो आपके लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न था